नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। मानसून सत्र का 9वां दिन बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर हंगामे के आसार। इंडिया ब्लॉक की बैठक रणनीति पर चर्चा भी संभव। एक देश एक चुनाव से 1.5% तक बढ़ सकती है जीडीपी और यह 4 लाख करोड़ से अधिक के बराबर। बिहार की 1 लाख आशा कार्यकर्ताओं को नीतीश का गिफ्ट। 1000 की जगह मिलेंगे 3000, ममता को 300 की जगह 600 रुपए। एमपी में शिक्षा विभाग का कारनामा, 4503 आवेदन, 11584 तबादले। सेना का ऑपरेशन शिव शक्ति पुंछ में 2 आतंकी ढेर, 3 हथियार और गोला बारूद भी बरामद। एमपी राजस्थान में बाढ़ के हालात, 14 जिलों में स्कूल बंद। गाजियाबाद में सोसाइटी का बेसमेंट धंसा, लैंडस्लाइड से केदारनाथ यात्रा रुकी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इस बीच आपको बताने जा रहे हैं, उत्तराखंड पंचायत चुनाव के चूंकि नतीजे धीरे धीरे करके सामने आने लगे हैं। रुद्रपुर से ये खबर बता रहे हैं, ब्लॉक की ग्राम प्रधानों की सूची भी सामने आई है। जवाहर नगर की अगर बात करें तो ग्राम सभा की नई प्रधान तारा पांडे। शांतिपुरी नंबर 1 में दीपा कांडपाल को जीत मिली है। कविता तिवारी बनी है शांतिपुरी नंबर 2 की प्रधान और मोहिनी देवी बिष्ट को शांतिपुरी नंबर 3/4 की जिम्मेदारी सौंपी गई। और रुद्रपुर ब्लॉक में महिलाओं की प्रभावशाली भागीदारी भी देखी जा रही है। तो गांव की सरकार बनती नजर आ रही है। हर एक ब्लॉक के जो नतीजे हैं वो सूची में आपको बता रहे हैं। रुद्रपुर ब्लॉक के ग्राम प्रधानों की जो की लिस्ट है वो अब सामने आ चुकी है। और उत्तराखंड के जिन जिलों के नतीजे आ रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर के, वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये ना सिर्फ चुनाव है बल्कि ये छोटी इकाई का चुनाव बड़ी इकाई को तय करेगा आने वाले भविष्य में। शांतिपुरी नंबर 1 की अगर बात कर ले तो दीपा कांडपाल को जीत दर्ज हुई है। कविता तिवारी शांतिपुरी नंबर 2 में जीत हासिल कर चुकी हैं। शिव नारायण इसी खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और अब शाम तक पूरे उत्तराखंड के ब्लॉकों की जो स्थिति है, जिले हैं, उनकी पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल जानकारी क्या है? मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से आज चुनाव मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी और अब तक कई जगह नतीजे सामने आ चुके हैं और ये सब शांतिपूर्ण चल रहा है। जो प्रत्याशी जीते हैं, ग्राम प्रधान जीते हैं, वो अपने पूरे उसके जो समर्थक है पूरे उल्लास के साथ वो मना रहे हैं। साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये छोटी इकाई या छोटी सरकार कहा जाता है, उसी को लेकर के ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। और जो सब पार्टियों के जिस तरीके से मतलब प्रतिशत बढ़ा था, उसको लेकर के ही जो 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उनकी एक रूपरेखा अभी से ही तैयार की जाएगी, क्योंकि ये ही अहम भूमिका निभाएंगे। जिस तरीके से उत्तराखंड का जागरूक मतदाता जिस तरीके से दिखाई दिया और विषम परिस्थितियों में भी 1% अच्छा खासा निकल करके आया, उससे लगता है कि ये कहीं ना कहीं 2027 में भी एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। और जहां जहां पर अभी रिजल्ट घोषित हुए हैं, अभी कई राउंड इसमें आने हैं, कई चरणों में इनकी गिनती होनी है, तो वहां पर सभी तरह जो प्रधान जीते हैं या और प्रत्याशी जीत कर निकल कर सामने आए हैं वो उत्साहित हैं। और साथ ही बताऊंगा कि आज जो 79 विकास खंडों में जो आज मतगणना हो रही है उनको लेकर के सभी तैयारियां तो शुरू से पहले पूर्ण कर ली गई थी। इस तरीके की कोई भी समस्या सामने ना हो या कोई अप्रिय घटना सामने ना हो, इसको लेकर के भी जो विजयी प्रत्याशी होंगे उनके जुलूस पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। और पुलिस की पैनी नजर है कोई अप्रिय घटना ना हो।
सभी मतदान केंद्रों पर गिनती सुचारू रूप से चल रही है। बिल्कुल शिवनारायण, सुचारू रूप से गिनती चल रही है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखे जा रहे हैं। खुशी का भी माहौल है, लेकिन जो नए मतदाताओं ने, जो नया युवा था जिसने पहली बार वोट को कास्ट किया था, उनमें भी एक अलग उत्साह देखा गया था। और अभी की जो की बात कर रहे हैं तो जगह जगह के जो नतीजे हैं वो भी देखे जा रहे हैं। खुशी चारों तरफ ही, एक और खुशी इस बात की कि उन्होंने पहली दफा मतदाताओं ने मत किया। और इसी बीच बागेश्वर से खबर बताने जा रहे हैं आपको। बागेश्वर से आ रही है खबर, पंचायत चुनाव का पर्व आना शुरू हो चुका है। सिलसिलेवार तरीके से हम आप तक पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं। ग्राम पंचायत कोटली से कविता देवी बनी है ग्राम प्रधान। तो इस वक्त की ये महत्वपूर्ण जो की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। धैना ग्राम पंचायत से लक्ष्मी जोशी ने जीत हासिल की है। मालदे ग्राम पंचायत से कविता नेगी विजय हुए हैं। सुरेंद्र कुमार गुप्ता उधम सिंह नगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ देखी जा रही है? चूंकि जगह जगह से जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं, कई जगह जो प्रत्याशी हैं उन्होंने विजय हासिल कर ली है। सुरेंद्र, आवाज पहुंच रही? और हमारे साथ दीपक चंद्र अधिकारी हल्द्वानी से जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है इस बीच? दीपक, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। फिलहाल दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा रहे हैं बागेश्वर से ये खबर। और पंचायत चुनाव का जो परिणाम है वो देखा जा रहा है। नतीजे धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। ग्राम पंचायत कोटली से कविता देवी ग्राम प्रधान बनी है। वहीं धैना ग्राम पंचायत से लक्ष्मी जोशी निर्वाचित हो चुकी हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी, 2 चरणों में फिलहाल चुनाव हुए थे और आज 31 जुलाई और नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। शाम तक सारी ही तस्वीर क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। बागेश्वर से खबर आपको बता रहे हैं, ग्राम पंचायत कोटली से कविता देवी ग्राम प्रधान बनी है। और साथ ही साथ धैना ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो लक्ष्मी जोशी निर्वाचित हुई है। और इसी बीच खटीमा से आपको खबर बता देते हैं। खटीमा से खबर, मतगणना स्थल में जारी मतों की गिनती। बिलहरी चकरपुर ग्राम प्रधान पर आशा बिष्ट निर्वाचित हुई है। वहीं पत्नी राकेश बिष्ट विजय कुटरी ग्राम सभा से दीपा देवी पत्नी नरेंद्र सिंह विजय हुए हैं। बिगराबाग ग्राम सभा से कुलदीप सिंह विजय हुए हैं। गौहर पटिया ग्राम सभा से गीता ज्याला विजय हुए। और इसी के साथ ही साथ नौगवा नाथ से मायाचंद पत्नी जगदीश चंद्र ने जीत हासिल की है। पंचायती चुनाव को लेकर के मंडी समिति में मतगणना शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे करके नतीजे भी आ रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स तैनात है। प्रशासनिक अफसर की अगर बात करें तो मौजूदगी देखी जा रही है। प्रत्याशियों के अंदर उत्सुकता और भाग्य पेटी से जो बाहर नतीजे आ रहे हैं वो भी देखे जा रहे हैं। तो खटीमा से आपको एक खबर बता रहे हैं इस वक्त की। बिगराबाग ग्राम सभा से कुलदीप सिंह विजय हुए हैं। गौहर पटिया ग्राम सभा से गीता ज्याला विजय हुई हैं। नौगवानाथ से मायाचंद पत्नी जगदीश चंद्र ने जीत हासिल की है।
32,580 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज हो रहा है नतीजों के जरिए। और वही राज्य निर्वाचन आयोग ने नतीजों को पारदर्शी और सुचारू रूप से घोषित करने के लिए व्यापक तैयारियां पहले से कर ली थी। नतीजे सीधे तौर पर आयोग की वेबसाइट पर भी नजर आ रहे हैं। और देहरादून की भी अगर बात करें, क्योंकि नतीजे हर जिले से आ रहे हैं। चामासारी गांव में एक वोट से विक्रम सिंह जीते और देहरादून में ग्राम प्रधान पद का एक उम्मीदवार मात्र 1 वोटों से जीता। खटीमा से बात कर रहे हैं, मतों की गिनती फिलहाल जारी है। बिलहरी चकरपुर ग्राम प्रधान ऊधम सिंह नगर से सुरेंद्र गुप्ता हमारे साथ और दीपक हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव नारायण देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, देहरादून की अगर बात करें तो ग्राम प्रधान 1 वोट से जीते हैं, क्या स्थिति और क्या तस्वीर देखी जा रही है? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे ग्राम प्रधान और या अन्य प्रत्याशियों की जो बड़ी जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी, इसी वजह से जो 1 वोट से ही एक प्रत्याशी जीता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं आपस में जो एक जोरदार इनके आपस में जोरदार आमना सामना था। बहुत प्रयास किए थे दोनों प्रत्याशियों ने, और जितने प्रत्याशी सबने अपने प्रयास किए थे कि हम ज्यादा से ज्यादा मतों से जीतें। और यही देखने वाली बात होती है कि जिस तरीके से बड़े चुनाव होते हैं, उसी गांव में की ये जो राजनीति है या गांव की जो ये सरकार बनती है, इस पर भी बहुत टक्कर जो कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। आपस में एक दूसरे के प्रयास होते हैं, जीतने के बहुत ही ज्यादा प्रयास किए जाते हैं। बिल्कुल दीपक, आप मतगणना स्थल पर नजर आ रहे हैं, क्या देखा जा रहा है? रुझानों की अगर बात करें तो पहले राउंड का मतदान शुरू हो गया है और जिसमें आधा से ज्यादा दर्जन ग्राम प्रधान यहाँ पे विजय हुए हैं और एक बीडीसी विजय हुए हैं। और तमाम जो लोग हैं उनका अभी निर्णय आना बाकी है, क्योंकि अभी पहले चरण का मतदान शुरू हुआ है। जी, पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। हालांकि लगातार देखा जा रहा है कि सुबह से ही जो नतीजों की स्थितियां देखी जा रही है, हर एक जिले से जो विजयी प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट भी आनी शुरू हो चुकी है। दीपक जी, साफ तौर पर मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से जो प्रत्याशी जो विजय हो रहे हैं, आधे से ज्यादा जो ग्राम प्रधान हो या एक बीडीसी यहाँ पे अभी उसका नतीजा सामने है। बाकियों का अभी निर्णायक नतीजे आने सामने है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी प्रशासन द्वारा भी लगातार जिस तरह से जो लोग हैं वो आते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका पूरा जो आंकड़ा है वो अभी बताया नहीं गया। लेकिन अब कुछ ही देर बाद जब पहला चरण पूरा संपन्न हो जाएगा, उसके बाद पूरे आंकड़े निकल के सामने आएंगे। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आप भी मतगणना स्थल पर नजर आ रहे हैं, धीरे धीरे करके नतीजे भी आ रहे हैं, लेकिन कहीं पर खुशी की भी लहर तो कहीं ऐसी भी तस्वीर देखने को मिली जो अगली बार तैयारी करने की भी कोशिश। फिलहाल ये छोटी इकाई का चुनाव बहुत कुछ देखने को मिल रहा है आने वाले दिनों में। अभी क्या देखा जा रहा है वहां पर मतगणना स्थल पर? ग्राम पंचायत पूरी छोड़ चलिए आम खड़ा के जो है पर्यवेक्षक है मिस्टर पंत जी, कृपया पर्यवेक्षक पंत जी कृपया पर्यवेक्षक पंत जी कृपया पकड़ करें। सुरेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है फिलहाल। अगर सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो बिल्कुल आवाज आ रही है। बिल्कुल सुरेंद्र, अब आवाज आ रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ मैदान में उतरे थे उनका आज मतगणना का कार्य पूरी तरीके से यहाँ जारी है। और मतगणना स्थल पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ पीछे भीड़, किस तरीके की भीड़ है यहाँ पर। ये प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैद रहेगा और यहाँ चेकिंग की जा रही है और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। मतगणना का कार्य पूरी तरीके से यह मतगणना स्थल है मंडी समिति खटीमा का। और यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 30 टेबलें यहाँ लगाई गई हैं और 23 टेबलों की मतगणना जारी है। और यहाँ प्रत्याशी 64 ग्राम सभा है और ग्राम सभाओं की मतगणना यहाँ हो रही है। प्रधान जिला पंचायत बीडीसी मेरे पीछे है, तो प्रत्याशी का किस प्रकार का देख रहे हैं यहाँ मतगणना चल रही है, कहीं जीत के हार भी आ रही, जिला पंचायत का नहीं आ रहा, क्या कुछ है?
जगह की बैंकों खाली कर दें। अभी तक इसको भी देखिए जो भी प्रारंभ होने जा रही है। ठीक है सुरेंद्र, तस्वीर हम लगातार हाँ, दर्शकों पर तक हम पहुंचा रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनाती अपनी बनाए हुए हैं। फिलहाल नतीजे आज आ रहे हैं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चूंकि 2 चरणों में संपन्न हुआ और आज उसके नतीजे आ रहे हैं। दीपक आपके पास आना चाहेंगे। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो क्या देखा जा रहा है? प्रशासन ने चप्पे चप्पे पे नजर बनाई हुई है और जिस तरह से जो प्रत्याशी जीत पर जो जाता है उसका कहीं ना कहीं उसके द्वारा एक नस्ल का उस पर भी रोक लगाई गई है। और एसपी सिटी प्रकाश चंद ने साफ तौर पर बताया कि जिस तरह से जो सुरक्षा के इंतजाम है उनको देखा जा रहा है। किसी को भी मोबाइल लेकर अंदर नहीं आना चाहिए क्योंकि जिस तरह से प्रत्याशी जिसका भी प्रत्याशी जीतता है वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को सूचना देता है। उसके बाद जो लोगों का जनसैलाब है वो बढ़ के आता है। कहीं ना कहीं हल्द्वानी शहर का माहौल खराब ना हो इसको लेकर भी लगातार प्रशासन ने उसमें निगरानी बनाई हुई है। जी बिल्कुल दीपक, निगरानी चप्पे चप्पे पर देखी जा रही है और साथ ही साथ शिव नारायण आपके पास आना चाहेंगे। शिव नारायण, इस बार ये भी देखा गया था जो पहला मतदाता था उसमें भी खासा उत्साह देखा गया था और मुद्दों की अगर बात करें तो महिलाओं ने भी अपने खुलकर मुद्दे रखे थे और आज उनके परिणाम भी आ रहे हैं। शिव नारायण, क्या अभी देखा जा रहा है वहाँ पर? शिव नारायण आपके पास आवाज पहुंच रही? फिलहाल अगर बात करें बागेश्वर की बात कर ले तो पंचायत चुनाव का परिणाम आना वहां पर भी शुरू हो चुका है। नतीजे भी आ रहे हैं और कई प्रत्याशी ऐसे हैं जहां पर उन्होंने जीत हासिल कर ली है। शिव नारायण आपको आवाज पहुंच रही? अनम्यूट कर लीजिए शिव नारायण। शिव नारायण, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बागेश्वर में पंचायत चुनाव के परिणाम भी आ रहे हैं और कटीमा की बात कर रहे हैं, देहरादून की बात कर रहे हैं। सभी जगह चप्पे चप्पे पर तैनाती देखी जा रही है पुलिस बल की। दीपक, आपके पास आते हुए क्या देखा जा रहा है इस समय? दीपक, आवाज पहुंच रही है आपको? धैना ग्राम पंचायत से लक्ष्मी जोशी ने जीत हासिल की है, निर्वाचित हुई हैं। मालदे ग्राम पंचायत से कविता नेगी ने विजय हासिल की है और वहीं जस्से वाला में भी देखा जा रहा है प्रत्याशी ने जीत हासिल की। भलेर पंचायत से भारत चौहान जीते हैं। तो उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे आ रहे हैं आज और शाम तक पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती और वहीं सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। पूरी पारदर्शी तरीके से जो मतगणना है वो देखी जा रही है। सुरेंद्र, आपको आवाज पहुंच रही? बिलहरी चकरपुर ग्राम प्रधान पर आशा ने जीत हासिल की है और मतगणना स्थल से हमारे साथ सुरेंद्र मौजूद है। वहां पर सुरेंद्र, क्या देखा जा रहा है? और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। लाइव न्यूज में शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ में। बड़ी जानकारी आपको डोईवाला से हम बताते हैं, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे दुधली क्षेत्र के और मुंबई से पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको मुंबई से बताएंगे। मालेगांव ब्लास्ट केस के सारे आरोपी बरी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सभी 7 आरोपी बरी किए गए। शक के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकते हैं कोर्ट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सभी को बरी किया गया। 17 साल बाद आया फैसला। अहम जानकारी आपको हम बता दें, 17 साल बाद फैसला सामने आया है। और मुंबई से बड़ी खबर, मालेगांव ब्लास्ट केस के सारे आरोपी बरी। मुंबई से बड़ी खबर, मालेगांव ब्लास्ट केस के सारे आरोपी बरी किए गए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सभी 7 आरोपी बरी किए जाने की बात सामने आई है। कोर्ट की ओर से अहम बातें भी कही गई हैं। मुंबई से अहम जानकारी, शक के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 17 साल बाद आया फैसला। अहम जानकारी आपको हम बता दें, मुंबई से अहम खबर, मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी आरोपियों को बरी किए जाने की बात सामने आई है। सभी 7 आरोपी बरी किए गए। मुंबई से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, शक के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकते। 17 सालों के बाद फैसला सामने आया और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेन जी, मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। देखिए, कोर्ट ने साफ कह दिया कि शक के आधार पर कोई फैसला नहीं हो सकता। क्या कहना चाहेंगे सर आप? निश्चित तौर पर ये एक अपने आप में बड़ी खबर है। और साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित, दो ये प्राइम सस्पेक्ट उस वक्त जो महाराष्ट्र के एटीएस में बनाए थे, और उसमें इस पूरे जो कांड की जांच पड़ताल में जो तत्कालीन एटीएस के चीफ थे हेमंत करकरे, जो बाद में मुंबई में जो ताज हमला हुआ था उसमें वो शहीद भी हो गए थे, आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गए थे। उस दौरान जब ये पूरा मालेगांव ब्लास्ट हुआ तो इस देश में पहली बार ये नैरेटिव बनाया गया कि हिंदू आतंकवाद भी है, भगवा आतंकवाद भी है। और सबसे पहले ये शब्द इसी कांड के बाद भगवा आतंकवाद, जो भारत का जो तत्कालीन लोग थे, कांग्रेस के दो नेता थे, दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले इस बात को कहा कि नहीं भगवा आतंकवाद है। और इसके बाद लगातार साध्वी प्रज्ञा जब भी वहां पर आती थी सुनवाई के लिए, तो लगातार जज के सामने ये कहती थी कि उनका बहुत उत्पीड़न किया जा रहा है। और जो हेमंत करकरे हैं या जो सालस्कर हैं, जो उनकी टीम है, उन्होंने बहुत यातनाएं दी हैं, बहुत परेशान किया है, जबकि वो इसके दोषी नहीं हैं। लेकिन इतने सालों के बाद ये फैसला आया है और कोर्ट चूंकि सबूतों के आधार पर चलता है, दलीलों के आधार पर चलता है, तो कोर्ट ने सारे आरोपियों को बरी माना है। लेकिन इस कांड से इस देश में एक अलग तरीके का नैरेटिव सेट करके एक नई राजनीतिक धारा भी राजनीतिक दलों ने तय की। तो अपने आप में ये बहुत अहम फैसला है और इसकी बहुत प्रतीक्षा थी। ठाकुर जो उत्तर प्रदेश के जालौन की मूल रूप से रहने वाली हैं, उनका पूरा परिवार जालौन में रहता है, वो भोपाल से एक बार सांसद भी हो चुकी हैं और गांधी जी पर एक बार टिप्पणी के मामले में वो बहुत ज्यादा चर्चा में रही। नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस पर खेद व्यक्त किया था। दोबारा उनको टिकट नहीं मिला, वो अब सांसद नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर इस जो कांड ने देश में पहली बार इस पर चर्चा शुरू की, इस पर एक बहस शुरू हुई कि भगवा आतंकवाद भी कुछ होता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज़ के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 17 सालों के बाद बड़ा फैसला। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सभी को बरी किए जाने की बात सामने आई है। सभी 7 आरोपियों को बरी किए जाने के बाद शक के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकते। कोर्ट की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 17 सालों के बाद बड़ा फैसला सामने आया है। मुंबई से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 17 सालों के बाद बड़ा फैसला, सारे आरोपी बरी किए गए। कोर्ट ने साफ कहा कि शक के आधार पर कोई फैसला नहीं सुनाया जा सकता। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
शक के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, 17 सालों के बाद आया फैसला। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सभी 7 आरोपी बरी किए गए हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, सत्रह सालों के बाद आया फैसला। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको मुरैना से बता रहे हैं। चंबल नदी में डूबा पुराना पुल, जलस्तर खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर। 91 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा। जलस्तर और बढ़ने की आशंका। कलेक्टर ने राजघाट पुल का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक भी मौके पर मौजूद रहे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 91 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा। अहम जानकारी आपको हम बता दें, पर आपको हम बता रहे हैं कार्य आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी खबर भी आपको मुरैना से ही बताते हैं, जहां पर चंबल नदी खतरे से 5 मीटर ऊपर बह रही है। कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। करजौनी में 3 महिलाओं को प्रसव पीड़ा होने की बात सामने आई। एसडीआरएफ ने महिलाओं को अस्पताल भेजा। जिला प्रशासन बचाव कार्य में जुटा हुआ है। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अहम खबर आपको हम बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यह अहम जानकारी सामने आई है। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मुरैना से बड़ी जानकारी।
मुरैना से आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रतलाम शहर को एकमात्र शासकीय कमला नेहरू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जहां पर 650 बालिकाएं अध्ययनरत हैं, बदहाल स्थिति से जूझ रहा है। कभी जावरा नवाब की अंग्रेज पत्नी का महल रही ये ऐतिहासिक बिल्डिंग, जिसे मच्छी भवन के नाम से जाना जाता है, आज खस्ता हाल है और मरम्मत के लिए तरस रही है। 1948 से संचालित ये स्कूल अब जर्जर छत, टपकती सीमेंट की चादरों और क्षतिग्रस्त कमरों में चल रहा है। छत से पानी टपकने के चलते छात्राओं की किताबें भीग जाती हैं और पढ़ाई बाधित होती है। बिजली के लटके तार व छत पर गिरे खंभे खतरे को और बढ़ा रहे हैं। एक तो यहाँ पे भवन व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं सर। एक दूसरा हमारे यहाँ फर्नीचर की भी बहुत दिक्कत आती है। तीसरा ये है कि हर जगह से पानी टपक रहा है, मतलब छतें ऐसी हो गई है कि हमको डर लगता है कि बच्चे कहीं फंस नहीं जाएं। इसके अलावा कोई परेशानी आती नहीं, इसके अलावा तो हमारे यहाँ प्रिंसिपल मैडम ने बहुत सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं, तो अभी इतनी समस्याएं नहीं आ रही है। और छुटपुट कितने बच्चे पढ़ते हैं? 75। इतने बच्चे इतने छोटी सी जगह में कैसे मेंटेन करते हैं? कुछ बच्चे अनुपस्थित रहते हैं तो एडजस्टमेंट हो जाता है, बाकी बैठक व्यवस्था जो होती है कंजेस्टेड तो पड़ता ही है। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, कोई बैठ नहीं पाता है और बाहर सब बहुत ज़्यादा ही परेशानी आती है। अंदर बाहर साइड में कीचड़ भी बहुत ज़्यादा। हाँ, कीचड़ वगैरह और सब उधर। आप जब क्लास के अंदर पढ़ते हैं तो पानी वानी टपकता है तो उससे काफ़ी किताबें आप लोगों की काफ़ी गिलास हो जाती है और बेंचें भी मतलब थोड़ी इधर उधर, बच्चे माते नहीं क्लास में और क्लास थोड़ी छोटी पड़ती है। हाँ, अगर हम पढ़ाई करते ना तो छत से पानी गिरता है, किताबें गीली हो जाती है। कितने कौन सी क्लास लगती है यहाँ पे? 9th क्लास। कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे यहाँ पे? 70 से 70 बच्चे। तो आपने जो पानी टपक रहा है इसकी शिकायत कहीं आपने हमने की थी तो वगैरह बजट नहीं है अभी इतना। तो आप कैसे पढ़ाई करते हो? किताबें गीली हो जाती है। आप भी भीग जाते होंगे? यस। रायपुर से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम साइका दल का दौरा। आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर उनके साथ बैठक की बात सामने आई है। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है, संगठनात्मक नियुक्तियों पर भी विचार संभव है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अहम बैठक की बात सामने आई है और केंद्रीय मंत्रियों से भी बैठक के बाद केंद्रीय मंत्रियों से भी करेंगे बैठक। क्या आम जानकारी आपको हम बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार पर हो सकती है चर्चा। आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे।
केंद्रीय मंत्रियों से भी करेंगे बैठक। अहम जानकारी आपको हम बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार पर हो सकती है चर्चा। आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की बात सामने आई है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंबिकापुर से खबर है, आवारा हाथियों का कहर लगातार जारी है। हाथी के हमले से 2 लोगों की मौत की बात सामने आई है। कल भी महिला की मौत हुई थी और 2 दिन में 3 ग्रामीणों की मौत की बात सामने आई। अकेला हाथी मचा रहा है उत्पात और इलाके के ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिला है। वन परिक्षेत्र के असकला इलाके की पूरी घटना वन परिक्षेत्र के असकला इलाके की पूरी घटना। डीएफओ मौके के लिए रवाना हुए। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम जानकारी आपको हम बता दें, हाथी ने उत्पात मचाया। आवारा हाथियों का कहर लगातार जारी है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अंबिकापुर से बड़ी खबर, आवारा हाथियों का कहर लगातार जारी। सिरसा में पिछले दिनों गोपाल कांडा के बयान के बाद रानिया विधानसभा में गुप्त समझौते पर कांग्रेस प्रत्याशी रहे सर्वमित्र कंबोज ने बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत में सर्वमित्र कंबोज ने कहा कि रानिया विधानसभा में इनेलो व बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। पैसा, सत्ता और चौधरी के सामने उन्होंने बेबाकी से चुनाव लड़ा। सर्वमित्र ने कहा कि उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा था कि इनेलो बीजेपी में समझौता है। सिरसा जिले में डमी प्रत्याशी भी उतारे गए हैं। पिछले दिनों गोपाल कांडा ने गुप्त समझौते के सच को उजागर किया। खट्टर साहब ने नसीहत दी तो वहीं विधायक अर्जुन चौटाला कहते हैं कि वो इस्तीफे के लिए तैयार हैं। जो आपकी बुगी थी ना, उसमें टायर किसी और के लगे हुए थे। खट्टर साहब ने बता दिया कि वो टायर किसके लगे हुए थे, तो आपकी बुगी तो वहीं खड़ी रहती। मेरे को लगता है शायद 2 सीटों पर भी नहीं पहुंचनी थी। वो किसी और की हेल्प से 2 सीटों तक पहुंच गई, यानी टायर उस बुगी में किसी और के थे। इसलिए मैं कहता हूं कि जो सच्चाई है वो अब बाहर आ गई है और सच्चाई बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। खासकर अब वो कह रहे हैं कि खट्टर साहब खुद आके बताएं। अब खट्टर साहब खुद थोड़ा बताएंगे, खट्टर साहब हां थोड़ा बोलेंगे। जब समझौता गुप्त था, और गुप्त समझौते को कैसे बोल सकते हैं? वो तो चाहेंगे ना कि ज्यादा से ज्यादा समय तक ये समझौते को गुप्त ही रखा जाए। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर शव मिलने से हड़कंप मचा। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, मृतक की नहीं हो सकी है शिनाख्त। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। कोतवाली क्षेत्र के रिफॉर्म क्लब का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, रायबरेली से बड़ी खबर, शव मिलने से हड़कंप मचने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव।
जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, कोतवाली क्षेत्र के रिफॉर्म क्लब का पूरा मामला सामने आया है। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मृतक की नहीं हो सकी शिनाख्त। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कोतवाली क्षेत्र के रिफॉर्म क्लब का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। यूपी के नए मुख्य सचिव पर सस्पेंस कायम। लखनऊ से अहम जानकारी आपको हम बता दें, यूपी के नए मुख्य सचिव पर सस्पेंस अब तक कायम है। अब तक केंद्र की मोहर नहीं लगी है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अब तक नहीं लगी केंद्र की मोहर, यूपी सरकार ने प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अब तक किसी पर मोहर लगने की बात नहीं सामने आई। अब तक आदेश लंबित है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, ताकि सुझाव यहाँ से भेजे गए हैं। क्या कहना चाहेंगे यूपी के नए सचिव कौन हो सकते हैं, और क्या जो प्रस्ताव भेजे गए हैं उन्हीं में से किसी पर मोहर लगेगी? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए गरिमा, जो सस्पेंस शब्द इस्तेमाल किया है, बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने कि सस्पेंस अभी बरकरार है। मौजूदा मुख्य सचिव जो मनोज कुमार है, आज 31 तारीख है, 31 जुलाई, आज उनका रिटायरमेंट है। लेकिन मनोज कुमार के बारे में भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र 15 दिन पहले लिखा था कि बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं, और चूंकि निवेश में इनकी अहम भूमिका रही, उत्तर प्रदेश से निवेश आना है, तो इनकी बहुत अहम भूमिका है। लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार ने चाहती है कि इनका 1 साल का सेवा काल बढ़ा दिया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश के निवेश की स्थिति, औद्योगिक विकास के आयुक्त भी रहे हैं, और इनको बहुत जानकारी, इनका एक साल का सेवा काल बढ़ा दिया जाए। लेकिन 15 दिन होने के 15 दिन मौजूद होने के 15 दिन बीत गए हैं। आज इनका जो है सेवानिवृत्ति का अंतिम दिन है। अभी तक मेरे जो हमारे सूत्र बताते हैं, अभी तक कोई भारत सरकार की ओर से कोई न डीओपीटी से न कैबिनेट सचिवालय से अभी तक इनके उससे कोई ऐसा आदेश नहीं आया जिससे कि ये माना जाए कि इनका सेवा काल बढ़ाया गया। अभी भी जो है असमंजस की स्थिति है। दूसरी ओर जो है, अगर इनका सेवा काल बढ़ा दिया जाता है तो 1 साल कंटिन्यू कर, लेकिन अगर इनका सेवा काल नहीं बढ़ा तो अभी भी वो जो है असमंजस की स्थिति है। अगर इस मुख्य सचिव के रेस में है, जो पहले देवेश चतुर्वेदी जो भारत सरकार में प्रतिनिधित्व थे, वो सबसे, क्योंकि 1990 बैच के अधिकारी हैं और वो सबसे ज्यादा सीनियरिटी रखते हैं। उसके बाद आता है नाम आशीष सीपी गोयल का, जो अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री हैं। इसका तीसरा नाम आता है दीपक कुमार का, जो एटीसी है, कृषि उत्पादन आयुक्त है उत्तर प्रदेश में, तो 89 बैच के अधिकारी है। स्थिति ये है कि अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। अब मात्र 5 घंटे 6 घंटे रह गए हैं। अभी तक बरपाटी ये रही है कि 5 बजे के बाद जिसके क्षमता उसे विदाई दी जाती है, लेकिन 4-5 घंटे बचे अभी सस्पेंस। लेकिन एक नया इसमें मोड़ आ गया है कि देवेश चतुर्वेदी एकाएक लखनऊ आ गए हैं। वो अपना फोन भी नहीं पिक कर रहे हैं। स्थिति ये है, अभी असमंजस की स्थिति चल रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि देवेश चतुर्वेदी का एकाएक लखनऊ आ जाना, ये माना जा रहा है देवेश चतुर्वेदी को भी बनाया जा सकता है। वैसे एसपी गोयल भी लाइन में है, ये मुख्यमंत्री के पसंदीदा है। अब देखना है आगे 2-3 घंटे में क्लियर हो जाए कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो यूपी सरकार ने प्रस्ताव भेजा है, कुछ घंटों में बताया जा रहा है कि इस तस्वीर
साफ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। अब तक आदेश लंबित है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। यूपी के नए मुख्य सचिव पर सस्पेंस अभी भी कायम है। लखनऊ से खबर, यूपी के नए मुख्य सचिव पर सस्पेंस अभी भी कायम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब तक केंद्र की नहीं लगी मोहर। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता दें। अब तक किसी भी नाम पर फाइनल मोहर नहीं लगी है। यूपी सरकार ने प्रस्ताव भेजा है। अब तक लंबित है आदेश। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी, अब तक केंद्र की नहीं लगी मोहर। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अब तक आदेश लंबित होने की बात सामने आई है। और अगली खबर आपको झारखंड से बताते हैं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड का दौरा है। झारखंड के दौरे पर पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बड़ी जानकारी झारखंड से आपको हम बता दें। और देवघर में एम्स दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। देवघर में एम्स दीक्षांत समारोह में लेंगी हिस्सा। धनबाद के लिए कल सुबह प्रस्थान करेंगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा में 1000 जवान और 8 आईपीएस तैनात किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड का दौरा। सुरक्षा में 1000 जवान और 8 आईपीएस की तैनाती किए जाने की बात सामने आई है। सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल भी किया गया है। बख्तर काफिले के साथ बिरसा चौक से जाने के बाद बिरसा चौक होते हुए राजभवन तक पहुंचेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। झारखंड के दौरे पर आज पहुंचेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते हुए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।